नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद की पपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला। पिछले दिनों जिन 17 नगर पालिकाओं का गठन किया था खत्म, उसी को लेकर ये बड़ा फैसला है गहलोत कैबिनेट का। आपको बताते हैं विस्तार से। पिछले दिनों जिन 17 नगर पालिकाओं का गठन किया था खत्म, कैबिनेट की बैठक में उन सभी नगर पालिकाओं के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। निर्धारित नए मापदंडों के तहत स्वीकृति मिल गई है और साथ ही कौन कौन से वो नगर पालिका के नाम है आपको बताते हैं। पावटा, प्रागपुरा, बस्सी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मंडावरी, भोपालगढ़। इसके अलावा सरमथुरा, बसेड़ी, सपोटरा, लालगढ़, जाटान, अटरू, सुल्तानपुर, उज्जैन और साथ ही जावाल, सीकरी और बामनवास फिर से बनेगी नगर पालिका। राजस्थान हाईकोर्ट के गठन पर दिया था स्थगन आदेश। अब ये जानकारी है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गठन पर स्थगन आदेश दिया था और निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं मानते हुए ये आदेश दिया गया था। अब उसी पर सरकार का बड़ा फैसला है। इसके बाद सरकार ने 23 फरवरी को खत्म कर दिया था अस्तित्व और इन नई नगर पालिकाओं का अस्तित्व खत्म कर दिया गया था। इससे पहले सरकार नए निकायों के गठन के मापदंड लागू किए गए थे, उसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही थी। अब सरकार का बड़ा फैसला है। कैबिनेट की कल बैठक हुई, उसमें किस तरीके से इसको स्वीकृति दी गई है पूरी खबर एक बार फिर से आपको समझाते हैं। 17 नगर पालिकाओं का गठन खत्म किया गया था। कैबिनेट की बैठक में उन सभी नगर पालिकाओं के गठन को स्वीकृति दे दी गई है और निर्धारित नए मापदंडों के तहत स्वीकृति मिल गई है। पावटा, प्रागपुरा, बस्सी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मंडावरी, भोपालगढ़, सरमथुरा, बसेड़ी, सपोटरा, लालगढ़, जाटान, अटरू, सुल्तानपुर, उज्जैन, जावाल, सीकरी और बामनवास फिर से नगर पालिका बनेंगे। और इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने गठन पर स्थगन आदेश दिया था। निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं मानते हुए आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से और उसके बाद सरकार ने 23 फरवरी को खत्म कर दिया था अस्तित्व और इन नई नगर पालिकाओं का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। और इससे पहले सरकार नए निकायों के गठन लागू किए गए थे मापदंड, गठन के जो मापदंड है वो लागू किए गए थे। उसके बाद अभी बड़ा फैसला है। अब क्या होगा चुनाव के बाद? किसान आंदोलन का रूप। जी हाँ, किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या होगा चुनाव के बाद? किसान आंदोलन की रूपरेखा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ कर रहे रैली और सभाएं। किसान लगातार पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर रैली भी लगातार की जा रही है, जनसभाएं वहां पर हो रही हैं और किसानों का मानना है भाजपा हारी तो सुनी जाएगी उनकी बात। अब किसान ये साफ तौर से कई बार कह भी चुके हैं, साफ तौर से किसानों के बड़े लीडर्स अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो फिर किसानों की बात को सुनी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल खूब मेहनत कर रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए भाजपा को हार का सामना अलग अलग हिस्सों में करना पड़े, इसके लिए कोशिश लगातार की जा रही है। खासतौर से कुछ चेहरे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत उनमें से एक है, योगेंद्र यादव है, दर्शन पाल खूब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 20 जनवरी के बाद से नहीं की किसानों से बात, इससे पहले लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है जो विफल साबित हुई और 20 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हो पाई है सरकार और किसानों के बीच में। इधर सरकार का मानना अगर वार्ता नहीं होगी और मीडिया से किसानों का विमर्श दूर होगा तो किसानों का मनोबल टूटेगा और वो थक कर वापस लौट जाएंगे। अब सरकार ये मान रही है क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं। सरकार का कहना यह है कि कृषि कानूनों में संशोधन अगर करना है तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसान साफ तौर से कई मरतबा ये कह चुके हैं कि कृषि कानूनों की वापसी से कम में वो मानने को तैयार नहीं है। अब पहले कई दौर की वार्ता हुई लेकिन 20 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सरकार का मानना यह है कि अगर सरकार से बातचीत नहीं होगी, वार्ता नहीं होगी, मीडिया से दूरी होगी किसान नेताओं की, तो जाहिर तौर पर मनोबल टूटेगा और थककर किसान वापस लौटेंगे। लेकिन वो कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलग अलग बॉर्डर पर टीकरी, सिंघू, गाजियाबाद, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ऐसे कयासों की कम ही दिख रही गुंजाइश। अब जो कयास सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो कयास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया, उसके भी अलग मायने हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और लगातार एक के बाद एक बयान भी दे रहे हैं किसानों के मसले को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा कि सिख सरदार किसी बात को 300 साल तक याद रखते हैं। अब इसके असल मायने क्या हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पंजाब के किसान हैं जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने यह कह दिया, मेघालय के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि सिख सरदार किसी भी बात को भूलते नहीं हैं आसानी से, 300 साल तक उसको याद रखते हैं। कृषि कानूनों पर जनमत संग्रह। जी हाँ, कृषि कानूनों पर जनमत संग्रह किस तरीके से हो रहा है पूरी खबर आपको समझाते हैं। 5 राज्यों का चुनाव धीरे धीरे
इस ओर बढ़ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। धीरे धीरे इस ओर चुनाव के लिए राज्य बढ़ भी रहे हैं। केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों पर जनमत संग्रह है। 3 बड़े राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में उठ रहा किसान आंदोलन का मुद्दा। ये वो राज्य हैं जहां पर तमाम बड़ी पार्टियां, वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो जो सत्तारूढ़ पार्टी भी है, वो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसका समर्थन कर रही है। तमिलनाडु में डीएमके लगातार प्रमुखता से किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। केरल में भी लगातार ये मुद्दा उठ रहा है किसानों के समर्थन में। कई रोड शोज वहां पर हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार कई रोड शोज भी वहां पर कर चुकी है और इसीलिए हम कह रहे 3 बड़े राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे पर तीनों राज्यों की मुख्य पार्टियों ने किसानों का समर्थन किया। तीनों राज्यों की जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़े हैं। खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी इन राज्यों में भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। खुद किसान नेता राकेश टिकैत जो लगातार पूरे इस आंदोलन के दरमियान प्रमुखता से बाहर निकल कर आए, एक चेहरा बने हैं किसान आंदोलन का, वो भी साफ तौर से इन राज्यों में, वो पश्चिम बंगाल हो जहां पर कोलकाता पहुंचे थे, किसान सभा को संबोधित भी किया था। बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटे भी थे। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, इन इलाकों में, इन राज्यों में किसान नेता बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं अलग अलग हिस्सों से और फिर सही तौर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको वहां से भी धार देने की कोशिश है। पंजाब के बड़ी संख्या में किसान, हरियाणा के किसान हैं और साथ ही अब देश भर के किसानों का समर्थन किसान आंदोलन को मिल भी रहा है और साफ तौर से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हो और साफ तौर से स्पष्ट हो कि किसान बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि असम में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा नहीं है। असम में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के किसान लगातार ये कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित वाला कानून है, लेकिन जहां पर भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर साफ तौर से गुस्सा है किसानों में, लेकिन असम में आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा या फिर एक बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव में। लेकिन फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई जैसे कई लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन जरूर कर दिया। अब किसान महापंचायत से लेफ्ट के नेता नाखुश हैं। अब नाखुशी की वजह क्या है, इसको लेकर कई बातें किसान महापंचायत देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार किसान नेता कर भी रहे हैं, लेकिन किसान महापंचायत से लेफ्ट के नेता नाखुश हैं, नाराज चल रहे हैं। किसान नेता क्यों नहीं दे रहे वामपंथी नेताओं का साथ, ये उनकी बात है। जो लेफ्ट के तमाम लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि किसान नेता जहाँ पर कम से कम इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, वहां पर तो वामपंथी नेताओं का साथ दें, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि लेफ्ट के नेता अब्दुल मन्नान लगातार दे रहे किसानों का साथ। अब ये कहना है लेफ्ट का, ये एक तरीके से क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में सभी की कोशिश ये है कि किसानों के मुद्दे को लेकर वोट बटोरा जाए। अब लेफ्ट की जो बात है वो भी आपको बताते हैं। लेफ्ट के नेता ये कह रहे हैं कि जब लेफ्ट के तमाम लीडर्स किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके साथ लेफ्ट के लीडर हैं, तो फिर किसान नेता लेफ्ट के साथ खड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब्दुल मन्नान लगातार किसानों का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं आंदोलन का। किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग लेफ्ट की तरफ से किया जा रहा है। राकेश टिकैत समेत दूसरे किसान नेता किसी एक दल का नहीं कर रहे समर्थन। अब लगातार ये बात भी है वामपंथी दलों की या फिर लेफ्ट की, वो कह रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत भी जो है वो किसी एक दल का साथ खुलकर नहीं दे रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। साथ ही ऐसे में किसान नेताओं का टारगेट केवल भाजपा को हराने पर ही केंद्रित है। अब लेफ्ट ये भी साफ तौर से कह रही है बात कि किसान नेताओं का जो मोटिव है, जो मकसद है, जो टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने पर ही केंद्रित हो गया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने और मजबूत नेता को जिताने की अपील की गई है। अब साफ तौर से लेफ्ट ने ये भी कहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम लेफ्ट के साथ दिखाई दे किसान नेता। लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ का गठबंधन वहां पर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, टीएमसी को हराने के लिए और साथ ही बीजेपी को हराने के लिए भी लगातार कोशिश वहां पर की जा रही है। और अब ये कहा गया कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए और मजबूत नेता को जिताने की अपील लेफ्ट की तरफ से की गई है किसान नेताओं से। बिना नाम लिए किसान नेता हर जगह भाजपा के खिलाफ कर रहे वोट देने की अपील। अब साफ तौर से नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन तमाम जो किसान लीडर्स हैं अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने हैं और वहां पर जाकर भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील लोगों से की जा रही है, किसानों से की जा रही है। लेफ्ट नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं से संपर्क भी किया हुआ है। अब उनका सहयोग किस तरीके से हासिल किया जाए, लेफ्ट के तमाम लीडर्स की यही कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। जी हां, बीजेपी को अभी भी जिताऊ उम्मीदवारों की दरकार है, तलाश है। अभी ये तलाश बीजेपी की पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अलग अलग राज्यों में जहां पर भी इलेक्शन होने हैं वहां पर लगातार कोशिश ये है कि किस तरीके से जिताऊ उम्मीदवार मिल सके। 5 राज्यों में विधानसभा
चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव का गणित पार्टी अलकमान ने इसके लिए लंबी चौड़ी कवायद की है। अब पार्टी अलकमान की तरफ से लंबी चौड़ी कवायद की जा रही है, किस तरीके से एक ऐसा चेहरा मिले अलग अलग राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने हैं जिसके जरिए जीत हासिल की जा सके। एक और तो बताया जा रहा है भाजपा की चुनावी तैयारी टॉप पर है। अब एक और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की जो चुनावी तैयारी है, जो दिखाई भी दे रही है, तमाम बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, जहां पर भी इलेक्शन होने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। और एक और तो ये भी जानकारी कि भाजपा की चुनावी तैयारी टॉप पर है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी की चयन समिति उम्मीदवार का अभी तक नहीं कर पाई है चयन। लेकिन अब तैयारी अगर टॉप पर है, जब तक चेहरा कोई सामने नहीं होगा तब तक भरोसा पार्टी पर लोग कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर पार्टी का चयन समिति उम्मीदवार का अभी तक चयन नहीं कर पाई है, ये भी सिरदर्द है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। जबकि लगभग सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अलग अलग राज्यों में जहां पर भी इलेक्शन होने वहां पर पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी भी बीजेपी में गहन मंथन चल रहा है। अब किसी भी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में ना उतारा जाए जिससे खामियाजा भुगतना पड़े बीजेपी को, और इसीलिए भी फूक फूक कर कदम बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट की सूची तालमेल के कारण अटकी हुई है, और असम को छोड़ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भाजपा के पास उम्मीदवारों की कमी है और विश्वसनीय चेहरों की कमी है। भाजपा ने इधर उधर के नेता जुटाकर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बंगाल में जीत की उम्मीद के कारण हो रही ज्यादा माथापच्ची। बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है, परिवर्तन का दावा बीजेपी कर रही है, इसलिए कोई भी कोताही वापर ना हो, कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए भी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और बंगाल में अभी भी उम्मीदवारों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। जदयू का डगमगाएगा आंतरिक संतुलन। जी हाँ, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। आरएलएसपी जदयू विलय के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये आप समझिए। अब जदयू का किस तरीके से आंतरिक संतुलन बिगड़ने वाला है, ये पूरी खबर। आरएलएसपी जदयू विलय के साइड इफेक्ट्स ये हैं। पार्टी में पहले थे केवल 3 नेता, अब वो 3 नेता कौन कौन है? नीतीश कुमार एक हैं, आरसीपी सिंह है, ललन सिंह है। तीनों ही नेता जिनका बोलबाला पार्टी के भीतर तीकड़ी के आगे मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, विधायक का नहीं था कोई खास प्रभाव। लेकिन अब कुशवाहा के आने से, कुशवाहा की एंट्री हो चुकी है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब कुशवाहा के आने से पार्टी में बदलेंगी स्थितियां, क्योंकि नीतीश के अलावा जो 2 नेता हैं उन्हें तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है। पार्टी में प्रशांत किशोर प्रकरण को याद करें तो सारी स्थिति हो जाएगी साफ। नीतीश ने पीके को प्रमोट तो किया, लेकिन बाद में दबाव में उन्हें निकाल दिया पार्टी से बाहर। लेकिन अब की बार कुशवाहा नीतीश के साथ जम जाते तो बदलेगी जदयू की पूरी तस्वीर। क्या भाजपा सरकार को संघ की परवाह नहीं है, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर भी आपको समझाते हैं। क्या भाजपा और सरकार को संघ की कोई परवाह नहीं है? केंद्र सरकार की बनाई कई नीतियों का क्यों संघ के संगठन कर रहे विरोध? केंद्र की कई ऐसी नीतियां हैं जिनका विरोध संघ की तरफ से की जा रही है, संघ के संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। फिर भी सरकार किसी नीति में नहीं कर रही बदलाव, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, किसी नीति में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। संघ ने हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण के कानून पर ऐतराज जाहिर किया। ये कानून संघ की विचारधारा वन नेशन वन पीपल से अलग है, और इसी तरह कृषि कानूनों और नए श्रम कानूनों के कई प्रावधानों का भी विरोध किया गया संघ के संगठनों की तरफ से। सरकारी कंपनियों की बिक्री का संघ के जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया। अब सरकारी कंपनियों की बिक्री जो लगातार हो रही है उसका भी संघ से जुड़े स्वदेशी जो जागरण मंच है उसने विरोध किया, और संघ की आपत्तियों के बावजूद भी सरकार बार बार नजरअंदाज इसको कर रही है। कांग्रेस के सारे संसदीय नेता चुनाव में हैं। जी हाँ, कांग्रेस के सारे संसदीय जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की नई व्यवस्था, लोकसभा में नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक की भी स्थायी जिम्मेदारी, और साथ ही संयोग है कि रवनीत बिट्टू को भी मिली लोकसभा में पार्टी नेता पद की अस्थायी जिम्मेदारी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का पूरा फोकस बंगाल इलेक्शन पर है। बंगाल में किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना है उसी पर लगातार फोकस है अधीर रंजन चौधरी का। और केरल से सांसद सुरेश मुख्य सचेतक, तो मणिकम टैगोर बनाए गए हैं सचेतक। केजरीवाल को भी चाहिए 25 साल। जी हाँ, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों 25 साल चाहिए, पूरी खबर आपके सामने है। कई मसलों पर केजरीवाल भाजपा को कर रहे फॉलो।
अब क्या भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं? इस खबर के बाद इसके भी संकेत मिल रहा है। कई मसलों पर केजरीवाल भाजपा को फॉलो कर रहे हैं। देशभक्ति हो या हनुमान भक्ति हो, वो पीछे नहीं रहते हैं। आजकल अमूमन आप देखते हैं देशभक्ति का मसला हो, राष्ट्रवाद का मसला हो, हनुमान भक्ति की बात हो, वो बीजेपी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। 2047 तक दिल्ली के लोगों की आय सिंगापुर के बराबर करने की बात कही केजरीवाल ने, और इतना ही नहीं 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाने का भी ऐलान किया गया केजरीवाल की तरफ से। और ये भी आपको याद हो कि भाजपा नेता ने कहा था भारत का विकास करने के लिए चाहिए 25 साल का वक्त, और इस साल के देशभक्ति बजट में केजरीवाल सरकार ने 2047 तक का लक्ष्य तय किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के नक्शे कदम पर केजरीवाल चल रहे हैं। दीदी की कहानी यशवंत सिन्हा की जुबानी। जी हाँ, दीदी की कहानी आपको यशवंत सिन्हा की जुबानी हम दिखाते हैं, सुनाते हैं। यशवंत सिन्हा के टीएमसी में आने के मायने क्या हैं, इसको लेकर कई तरह की कयासबाजियां भी चल रही हैं। सिन्हा ने पहले दिन ही ममता की जमकर तारीफ कर दी। सिन्हा टीएमसी का हिस्सा बने और पहले दिन का मौका था जब ममता बनर्जी की तारीफों में कसीदे पढ़ दिए। दीदी के हिंदुवादी देशभक्त होने पर सिन्हा ने लगाई मोहर। अब दीदी के हिंदुवादी होने पर, देशभक्त होने पर सिन्हा ने किस तरीके से मोहर लगाई है, ये भी आप समझिए। सिन्हा ने एयर इंडिया के विमान अपहरण की कहानी सुनाई और कहा लीडर ममता ने उस समय सरकार के सामने रखा था ये प्रस्ताव, वो बंधक बनकर आतंकवादियों के पास रहने को भी थी तैयार। बदले में आतंकवादी सारे यात्रियों को छोड़ दें, विमान से यात्रियों को रिहा कराने के लिए कोई भी कुर्बानी देने की बात कही थी। और चुनावी सीजन में दीदी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं सिन्हा, इसीलिए हम कह रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। सीनियर लीडर है कांग्रेस के कपिल सिब्बल। उनका बयान कहा G23 के नेताओं को नहीं देखा जाना चाहिए विद्रोही के रूप में, बल्कि पार्टी की विरासत के रक्षक के तौर पर देखा जाना चाहिए। भले ही पत्र में 23 नेताओं ने ही हस्ताक्षर किए हों, लेकिन पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका उद्देश्य है सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से पार्टी को मजबूत करना। पार्टी कोई दायित्व न भी सौंपे तो भी अपना काम पूरी ऊर्जा से करता रहूंगा। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प बन सकती है। एनसीसी में किन्नरों की भर्ती के पक्ष में केरल हाईकोर्ट है। जी, एनसीसी में किन्नरों की भर्ती के पक्ष में केरल हाईकोर्ट। एनसीसी में किन्नरों की भर्ती करने की मंजूरी। केंद्र सरकार को एनसीसी एक्ट 1948 में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं और इसके तहत एनसीसी में किन्नरों की भर्ती प्रतिबंधित। ट्रांसजेंडर 23 वर्षीय हिना हनीफा की याचिका पर फैसला आया है और साथ ही हिना हनीफा को एनसीसी में भर्ती होने का अधिकार। अब पश्चिम बंगाल का रण चल रहा है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधी देर चलकर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनिए। बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं
यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था, और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।